नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने काफ़ी वर्ष पहले लिखा था। आज मैं ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अक्सर सोचता था कि हमारा देश इतने वर्षों तक गुलाम क्यों रहा। हमारे देश की संस्कृति बहुत ही महान है, हमारे ऋषि मुनि बहुत ही महान थे, फिर भी हमारा देश इतने वर्षों तक गुलाम रहा और हमारे ऊपर बहुत ही भयंकर अत्याचार हुए और हमारे बहुत से लोग हमसे बिछड़ गए और उन्होंने दो अलग देश बना लिए। वो हमारे अपने ही लोग थे और वो हमारे अपने शत्रु भी बन गए। वैसे भारत की गुलामी के बारे में बहुत से लोगों ने चिंतन मनन किया था और आज भी चिंतन मनन कर रहे हैं और मैंने भी अपना विचार आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है भारत पर सबसे खतरनाक आक्रमण। भारत के ऊपर सबसे खतरनाक आक्रमण मोहम्मद गोरी का हुआ था। इसी आक्रमण ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को जन्म दिया था। उस वक्त के समस्त भारतीय शासक पूर्ण रूप से अव्यावहारिक हो चुके थे, इसीलिए वो पराजित हो गए। वैसे इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय शासक कूटनीतिज्ञ नहीं थे, इसीलिए वो पराजित हो गए। इतिहासकार ये भी कहते थे कि भारत के लोगों ने अपनी मूल संस्कृति को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि भारत के लोग अपनी मूल संस्कृति से बहुत प्यार करते थे। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भारत के लोग सांस्कृतिक दृष्टि से आक्रमणकारियों से बहुत ही श्रेष्ठ थे। इस आक्रमण ने आर्य संस्कृति पर सबसे विनाशकारी प्रभाव डाला था। 1206 से लेकर 1707 तक भारत अत्यंत खतरनाक जिहादी आतंकवाद में जलता रहा। जिहादी शासकों ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की सारी कोशिशें की, पर वो भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। जिहादी शासकों ने जजिया कर लगाया, उन्होंने हजारों मंदिर तोड़े, उन्हें हर तरह की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। ज़्यादातर जिहादी शासक भारतीयों को काफिर समझते थे। जिहादी आतंकवाद के अनुसार काफिरों को मारना धार्मिक कार्य है। जिहादी आतंकवाद के अनुसार जो जिहाद को नहीं मानता है उस पर जजिया कर लगाओ। जिहादी आतंकवाद ने यह भी कहा था कि जब रमजान का पवित्र महीना बीत जाए तो तुम्हें जहाँ भी काफिर मिले तो उसे नष्ट कर डालो। जिहाद, जजिया, काफिर, दारुल हरब, दारुल इस्लाम जैसी अवधारणाएं अत्यंत विनाशकारी है। इन अवधारणाओं ने अन्य धर्मावलंबियों पर अत्याचार करने के लिए जिहादी शासकों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। भारत में ज़्यादातर लोगों ने जजिया कर के कारण ही जिहाद को कबूल किया था। आज भी भारत में रहने वाले ज़्यादातर जिहादी आतंकवादी भारतीयों को काफिर समझते हैं। भारतीय समाज परम जातिवाद और परम क्षेत्रवाद के अनुसार वोट डालता था और आज भी कुछ हद तक डालता है। ज़्यादातर भारतीय अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ज़्यादातर पार्टियों ने हमेशा जिहादी आतंकवाद को पाला पोसा था। भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टियों ने भी यही किया था। सदन धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इतिहास को इस तरह से पेश कर रही थी जैसे कि धर्मांध जिहादी शासकों ने भारतीयों के लिए कोई बहुत बढ़िया काम किया हो, जबकि सारी दुनिया के श्रेष्ठ और महान इतिहासकार ये कह चुके थे और अब भी ये मानते हैं कि जिहादी शासकों ने भारतीय समाज पर जो अत्याचार किए थे उसकी संपूर्ण दुनिया के इतिहास में कोई भी अन्य उदाहरण नहीं मिलता है। भारतीय समाज परम जातिवाद की कीचड़ में धंसा हुआ था। लोग विकास के आधार पर वोट नहीं डालते थे, बल्कि लोग सिर्फ जाति के आधार पर वोट डालते थे।
यह सब परिस्थितियां और घटनाएं 2014 से पहले की हैं। मोहम्मद घोरी के आक्रमण ने उत्तर भारत के सभी शासकों को मिट्टी मिला दिया था। उस वक्त के समस्त भारतीय शासक परम मूर्खता की राख में दब चुके थे। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर औरंगजेब तक ने जो अत्याचार भारतीय समाज पर किए थे, उसकी कोई दूसरी मिसाल विश्व इतिहास में नहीं मिलती है। जिस वक्त जिहादी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था, उसी वक्त भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति की परम उज्ज्वल ज्योति को बुझने नहीं दिया था। संत कवियों ने जिहाद का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया, इसीलिए उन्होंने एक धर्म के रूप में जिहाद को मान्यता दे दी थी। इसका नतीजा यह निकला कि धर्म परिवर्तित व्यक्तियों का शुद्धिकरण नहीं किया गया। अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था। भाजपा राम मंदिर आंदोलन की वजह से सत्ता में आई थी, पर राम मंदिर आंदोलन को भाजपा समग्र विकास में नहीं बदल पाई। भाजपा ने कांग्रेस की तरह से प्रशासन चलाया था। ये सब घटनाएं और परिस्थितियां 2014 से पहले की हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी का भारत में शासन था। भाजपा जनता की बुनियादी समस्याओं को नहीं समझ पाई, इसीलिए भाजपा योजना विहीन होकर प्रशासन को हाँकती रही। इसका नतीजा ये हुआ, चुनावों में भाजपा मिट्टी मिल गई। भाजपा को बहुत ही सुनहरी अवसर मिला था, पर भाजपा ने उसे गंवा दिया था। जातिवाद को तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है विकास। विकास से लोगों की हर विकृति को दूर किया जा सकता है। विकास तभी होगा जब नेताओं के अंदर प्रगतिशील चेतना होगी। हमारे ज़्यादातर नेता आपराधिक चेतना से घिरे हुए थे। नेताओं की प्रगतिशील चेतना तभी जागेगी जब उनमें भय हो। नेता जानते थे कि वोट जाति के आधार पर मिलते हैं, इसलिए नेता विकास के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं होते थे। कृषि पर ज़्यादातर जनता निर्भर थी और आज भी निर्भर है। इसीलिए कृषि के विकास से हमारे देश की जनता को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और उद्योगों का भी बहुत सिस्टम तरीके से विकास करना चाहिए। उद्योग और कृषि के समन्वित विकास से ही भारत का सिस्टम विकास हो सकता है। राम मंदिर आंदोलन जातिवाद और भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ गया था। जिस राम मंदिर आंदोलन के दम पर भाजपा ने चुनाव जीता था, भाजपा ने उस अवसर को विकास में नहीं बदला। हमारा प्रशासन किसी भी विकास को सफल नहीं होने देगा। भाजपा ने प्रशासनिक सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। ये सब घटनाएं तब की हैं जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी का राज्य था। कृषि के विकास के लिए भाजपा ने कोई व्यवहारिक योजना नहीं बनाई थी। इसका नतीजा ये हुआ, जनता बेचारी घिसट कर जीवन बिताती रही। हमारे देश के किसान आत्महत्याएं करते रहे तथा भाजपा उन्हें विदेशी मुद्रा भंडार दिखाती रही। जैसे ही चुनाव हुए वैसे ही भाजपा भयंकर रूप से पराजित हो गई। ये सब घटनाएं और परिस्थितियां उस वक्त की हैं जब भारत में अटल बिहारी का राज था। 2014 के बाद भारत में बहुत ही समग्र परिवर्तन हुआ और भारत की जनता जातिवाद के जाल को तोड़कर विकास के आधार पर वोट डाला। कुछ ही वर्षों में हमारा देश एक विकसित देश बन जाएगा और 2014 के बाद भारत की बहुत सी समस्याएं नष्ट हो गई हैं। वो जो समस्याएं हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी और कुछ ही वर्षों में हमारा देश एक विकसित देश बन जाएगा और इसी विकास में ही हम सबकी भलाई है। आओ हम अपने देश को विकसित देश बनाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।